नमस्कार, मैं पंकज कुमार। राजनीति का अपराधीकरण अब बिहार की राजनीति में संस्थागत रूप ले लिया है। जिन माननीयों पर अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी है वही अब चुनाव जीतकर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव है और सभी राजनीतिक दल अपराधी छवि के उम्मीदवार को टिकट दे रही है। राजनीति और चुनावी घोषणा में, वादों में चुनाव सुधार की बात नदारत है। किसी भी तरह चुनाव जीतने का कवायद है और इस परिस्थिति में दागी छवि के उम्मीदवार को जमकर टिकट दिया जा रहा है। देखिए, ये 29 अक्टूबर का ये दैनिक भास्कर पेपर है, जिसमें चुनाव के पहले चरण में जो अभी ये 6 नवंबर को होने वाली है उसके बारे में छापा गया है किस तरह से। और ये एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसमें सीपीएम के 100%, सीपीआई के 80% प्रत्याशियों पर मामला दर्ज है। पहले चरण में 27% प्रत्याशियों पर गंभीर केस है, जिसमें राजद के 60% और भाजपा के 56% उम्मीदवार पर जो है वो केस है। बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव लड़ रहे यहाँ पे 1314 उम्मीदवारों में 27% और आपराधिक पृष्ठभूमि के आरोपी है। सीपीएम के 100%, सीपीआई के 80%, भाकपा माले के 64%, राजद के 60% और भाजपा के 56% उम्मीदवारों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की ये रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट 1314 में से 1303 उम्मीदवारों के शपथ पत्र पर आधारित है। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 1303 में से 423 यानी 32% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मुकाबले होने की मामला दर्ज किया है, घोषित किया है। 354 यानी 27% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। इसी तरह से 33 उम्मीदवारों पर हत्या, 86 पर हत्या का प्रयास और 42 उम्मीदवारों पर महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित मामला है। 2 उम्मीदवार ने कि 1303 में से 519 उम्मीदवार यानी 40% करोड़पति हैं। इनकी औसत संपत्ति 3 करोड़ 26 लाख है। 519 उम्मीदवार 5वीं से लेकर 12वीं तक पास है। पहले चरण में कुल उम्मीदवारों में से महज 9% ही महिलाएं। भारत में ब्रितानी चुनाव पद्धति अपनाई गई है, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP कहते हैं। इसमें अगर व्यक्ति कुल मतदाताओं का बेहद कम प्रतिशत भी वोट पाता है, लेकिन अन्य तमाम प्रत्याशी उससे 1 वोट भी कम पाते हैं, तो वह प्रत्याशी लिहाजा बाकी प्रत्याशी इसी 1 वोट के जुगाड़ में लग जाते हैं। यहीं से शुरू होता है जाति, धर्म, पहचान और राजनीति के अपराधीकरण की राजनीति। यहाँ पे एक दिलचस्प वाकया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी कहते हैं कि जब दागी छवि वाले तर्क गढ़ते हैं कि कानूनन जब तक दोष साबित न हो जाए वह निर्दोष है, मैं इसका जवाब एक अन्य सवाल से देता हूँ। NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 के अनुसार भारत के जेलों में 4,78,600 कैदी बंद हैं, जिसमें से 2,71,000 करीब विचाराधीन कैदी हैं। अदालत ने उन पर मामले चल रहे हैं और वे अभी तक दोषी साबित नहीं हुए हैं, यानी निर्दोष हैं। ऐसे निर्दोष लोगों के कई मूल अधिकार छीन गया है, जैसे जीविकोपार्जन या व्यवसाय करने की आज़ादी का अधिकार, स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार, सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार। उनको तो मत देने का अधिकार नहीं है। जब कानूनी दायरे में इन 2,71,000 विचाराधीन कैदियों के कई अधिकार छीन लिए गए हैं, तब दागी छवि वाले उम्मीदवार को कुछ दिनों तक चुनाव लड़ने से रोक देने में भला क्या दिक्कत है। वैसे भी चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगर हम इनको कथित निर्दोष होने के आधार पर चुनाव लड़ने की छूट दे सकते हैं, तो इस तर्क पर विचाराधीन कैदियों को रिहा क्यों नहीं कर सकते। आज कटु सच्चाई है कि राजनीतिक दलों के विधायी सदनों में दागी सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या जनता ऐसे उम्मीदवारों को पसंद करती है? फिलहाल इसका जवाब ठीक नहीं दिया जा सकता है। वैसे राजनीति में अपराधीकरण को रोकने का एक उपाय चुनाव में नोटा का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है नोटा को और प्रभावी बनाने की। इसमें यह हो सकता है कि यदि किसी खास सीट पर नोटा को बहुमत मिलता है तो वहां फिर से चुनाव हो और राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को वापस लें।
आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।